वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो फ्रेंड्स रेलवे के द्वारा जो पैरामेडिकल कैटेगरीज के एग्जाम्स लेने वाले हैं, रिक्वायरमेंट एग्जाम्स, उसके ऑनलाइन आवेदन नोटिफिकेशन के बारे में हम आज पूरा डिटेल देखेंगे। फ्रेंड्स, आपके जितने सारे क्वेश्चंस है, डाउट्स है, सबको मैं क्लियर करूंगा। लास्ट टाइम एग्जाम्स में क्या क्या हुआ था, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या वेरिफिकेशन होते हैं, सारा चीज को आज मैं बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। और वीडियो लंबा होने वाला है फ्रेंड्स, और आपके सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ क्लियर करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो ओपन हुआ है वह CN04/2024 के नाम से आया हुआ है। इसमें आप सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें जो ओपनिंग डेट है वह 17 अगस्त 2024 है, और जो लास्ट डेट है वह 16 सितंबर 2024 है। इसके बीच में आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर लें। अप्लाई करने से पहले आपको केयरफुली इस नोटिफिकेशन को देख लेना है। नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपको आरआरबी चूज करना है, तो आप आरआरबी चूज कर लीजिए। किस आप पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग किस आरआरबी में आपके लिए पोस्ट है, उस आरआरबी को जरूर देख लें, तभी पोस्ट को अप्लाई करना है। एक बार अगर आप अप्लाई कर दिए तो दोबारा इसमें फिर आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इसमें जो कैटेगरीज आया हुआ है, पोस्ट है, उनमें से है डाइटेशियन, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स, आइडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजी, डेंटल हाइजीनिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड थर्ड, लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट्स, परफ्यूजनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड टू, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड, रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, कार्डियक टेक्नीशियन, ऑप्टोमेरिस्ट एंड ईसीजी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड टू एंड फील्ड वर्कर। तो इन सभी का जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट होता है वह 1376 है, जो कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया हुआ है। एज का लिमिट यहाँ दिया हुआ है, और जो एज है यहाँ देख सकते हैं 18 से 36, किसी पोस्ट में 20 से 38 दिया हुआ है, 21 से 43 भी दिया हुआ है, और यहाँ 20 से 43 भी दिया हुआ है। तो सब में पोस्ट का जो एज है वह अलग अलग है, और एज का जो काउंट किया जाएगा वह 1/1/2025 के आधार पे काउंट किया जाएगा। इस बार एज जो है वो 3 अपर एज में 3 AS रिलैक्स दिया हुआ है सभी के लिए, कोविड पेंडेमिक के वजह से। और अब आपको सबसे पहले देखना है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यही है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले आप इसको अच्छे से रीड कर लें। और इसमें जो है CN candidates waiting for the final result of prescribed educational, technical, professional qualification are not eligible to apply। तो आप इस चीज को देख लीजिए, फाइनल रिजल्ट के लिए जो वेट कर रहे हैं वह इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपका क्वालिफिकेशन आ चुका है, फाइनल रिजल्ट रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो आप तो एलिजिबल हैं, किंतु अगर आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है तो आप एलिजिबल नहीं है। और ऑनलाइन केवल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ऑफलाइन का कोई सुविधा नहीं है। एलिजिबिलिटी जो होते हैं, कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनल बेस्ड ऑन डिटेल furnished by the candidates in the online application. The RRB will not undertake detailed scrutiny of application for the eligibility. Therefore, candidature will be accepted only provisionally subject to fulfill basic eligibility criteria as the required। तो फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब यह है कि आप अपना एलिजिबिलिटी अच्छे से देख लीजिए, इसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करिए। आपका फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, किंतु अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसके दौरान आपको छांट दिया जाएगा। यह इनका मतलब है। लास्ट टाइम ऐसे हो चुका है कई सारे कैंडिडेट्स। साथ में फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बता दूं, मेरा हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने हेल्थ एंड मलेरिया का पोस्ट जो होता है, जो डिप्लोमा होता है, उसको मैंने नहीं किया। मैंने 1 ईयर्स का हेल्थ डिप्लोमा किया हुआ था, किंतु उसमें मैंने जो अभी आगे चल के मैं बताऊंगा कि कहाँ कंफ्यूजन वश मैंने अप्लाई कर चुका था।
और इसमें मेडिकल फिटनेस जो होता है वो आप मेडिकल फिटनेस देख सकते हैं। मेडिकल फिटनेस सभी कैटेगरीज के अलावा जो पोस्ट है उस कैटेगरीज के अलावा अलग अलग दिया हुआ है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे विस्तृत में। ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू क्रिएट एन अकाउंट। Candidates are the advised to fill the detail required for the account creation with utmost care, and corrections of any kind will not be permitted once the account is। आप अकाउंट क्रिएट करने से पहले एकदम केयरफुली देख लेना है। अगर एक बार आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है तो इसके बाद आपका अकाउंट दोबारा क्रिएट नहीं हो सकता है और उसको आप मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप केयरफुली करेंगे। और आफ्टर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन complete all respects in the candidate's wishes to the further modify, change the correct of any except detail, fill the create account form, fill email ID and mobile number and chooses RB is made due to so by the paying a modification rate। 250 रुपये आपको modification रेट भी लगेगा अगर आपने कोई करेक्शन करना है तो। आफ्टर 26/9/2024 RRB shall not intend any representation for modification of the information furnished in the application। शॉर्टलिस्ट जो होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन shall be done RRB wise and the rate of 1:1 of the vacancy for the RRB। It will the based on the dear merit in CBT। Normalization of marks will be done for the CBT held in multiple shifts। तो आपको पता है फ्रेंड्स, अगर जिसका एग्जाम्स जिस CBT का एग्जाम्स 2, 3, 4, 5 शिफ्ट में होता है उसी में नॉर्मलाइजेशन करते हैं, अदरवाइज किसी में नॉर्मलाइजेशन की संभावनाएं नहीं होती हैं। अगर सभी का एग्जाम 1 शिफ्ट में होता है तो इसमें कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। और अगर मान जाए जैसे लास्ट टाइम में हुआ था, स्टाफ नर्स के 2-3 शिफ्ट्स में एग्जाम्स हुए थे तो उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था। और निगेटिव मार्किंग है, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। 1/3 मार्क्स जो है एवरी रॉन्ग आंसर्स के लिए आपके लिए कट जाएंगे, निगेटिव मार्क्स हो जाते हैं। और इसके अलावा आप और इम्पोर्टेंट है फॉर ऑथेंटिक एंड टाइमली इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स कैंडिडेट्स आर द एडवाइस टू द सी और बी ऑफिशियल RRB वेबसाइट ओनली। Beware fake websites, they will gives misleading any incorrect information। एग्जाम सेंटर आपको एक बार चूज कर लेना है, एक बार चूज करने के बाद फिर इसको अलाउ नहीं होता है चेंज करने के लिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस इसमें कुछ दिया हुआ है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कैंडिडेट्स हु सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट अगेंस्ट द CN विल बी summarily rejected and will be debarred from the all future examination of RRB and railway requirement cells। तो अगर आप एक CEN में एक से अधिक अगर फॉर्म आप सबमिट करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप अपना देख लीजिए जो आपको अच्छा लगे, जिस सब्जेक्ट से आप अगर 2-3 डिप्लोमा किए हैं तो जिस डिप्लोमा में आपका चांसेस है आप उस डिप्लोमा को चूज करके उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। कई सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो मेरे को कमेंट्स भी कर चुके हैं कि सर मेरे पास 2-3 में मैं आप अप्लाई कर सकता हूँ, 2-3 के लिए मेरे पास डिप्लोमा है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा कर लिए तो आपका एक ही अकाउंट बनेगा, उस अकाउंट के आधार पे जो सिमिलरली मिलेगा उसके हिसाब से आपका जो अकाउंट होता है वो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, अर्थात आपको बैन कर दिया जाएगा। Candidates who have been dismissed from service by the government of India, स्टेट गवर्नमेंट, तो वो सभी जो है ना कोई एलिजिबल नहीं होगा ये अप्लाई के लिए। Candidates should be enter the name, father's name and date of birth recorded in the matriculation SSLC हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट एनी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ओनली। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं कि इसमें जो आप 10th या फिर जो मैट्रिक एग्जाम्स कहते हैं उस जो सर्टिफिकेट में जो नाम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना नाम यहाँ फिल करना है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारा चीज जो है वह जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम्स है उसके अकॉर्डिंग में आपको फिल करना है। अगर आपका
In case any changes to name, candidate should be indicate the change name. However, all other details should match with the matriculation or equivalent certificate. Date of such as change or application for such change should be prior the date submission online application. Signature of the candidates on all documents should be uniform and identical. Signature must be running handwriting and not in block, capital or disjoint letter. Use the different signature may be result in the disqualification of the candidate. आप जो आप उसमें सिग्नेचर करेंगे वही सिग्नेचर आपका होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो है आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा क्योंकि उसमें शॉर्ट नोट लिखना रहता है. डेट ऑफ सीबीटी एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विल बी published on the website. The participating RBRB is given para 4E call letter of the CBT and as the applicable. अर्थात आपका जो है RRB CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इन दोनों का जो डेट है वो बाद में पब्लिश करने वाले हैं. और जो वैकेंसीज होते हैं इंडिकेट CN और द प्रोविजनल एंड में इंक्रीज द डिक्रीज और में इवन वी कैन नील और द टोटल और द स्पेसिफिक कम्युनिटी इन द लेटर स्टेज. तो फ्रेंड्स इसमें आप यहाँ देखेंगे जो वैकेंसीज है वह आपको इंडिकेट्स जो प्रोविजनल होते हैं इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकता है. राइट टू अपॉइंटमेंट्स, तो अभी पोस्टिंग के बारे में नहीं जानने वाले हैं फ्रेंड्स, अभी एग्जाम्स. फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी, तो जो स्लीपर क्लास आपको मिलने वाला है SC और ST जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है, वो भी रिक्वेस्ट पे will be provided with their e-call letter for various stages of selection, CBT, documents verification, medical examination as the applicable as per the detail and valid caste certificate furnished in their online application. It is the responsibility of the candidates availing free travel authority to give the correct name of the railway station in online application filing, which their travel authority may get reject while obtaining reservation, while booking train reservation and traveling. The original SC/ST community certificates must be so the authorized railway staff concerned. The verification of the genuineness of the candidates. Any misuse of this free travel facilities shall lead to rejection of candidature at any stage of the selection process. तो फ्रेंड्स आपको फ्री ट्रेन फैसिलिटी मिलने वाली है अगर आप ST SC हैं और आपके पास इसका सर्टिफिकेट है वो भी ओरिजिनल. तो आपको फॉर्म फिलअप करते समय इसके लिए आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा और इसके साथ साथ जब आप ट्रेवल करते रहेंगे तो आपको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा. और RRB जो होते हैं उनके पास एक राइट होते हैं जो चेंज या मॉडिफाई या ऐड डिलीट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस को कर सकते हैं. कैंडिडेट्स के लिए एडवाइस क्या है? इन दियर ऑन इंटरेस्ट द सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी द क्लोजिंग डेट एंड सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन अवॉइड एनी लास्ट मिनट रश. तो आपको जो है एप्लीकेशन जो है लास्ट डेट से पहले फिलअप कर लेना है, अदरवाइज इन्हीं जो सर्वर प्रॉब्लम आती है और भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम आती है उससे आपको बचा जा सकता है. हेल्पलाइन फॉर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ CNA, इसके लिए आपको 10 AM से 5 PM ऑल वर्किंग डेज पे आपको मिल जाएगा, या फिर rrbhelp@csc.gov.in पर भी आप मेल कर सकते हैं या फिर फोन नंबर पे है. और RRB shall not be responsible if candidates are not able to submit their online application within the last date's reason whatever. Vacancies, please note that this vacancy may increase or decrease per requirement of the railway administration. अगर वैकेंसी टेबल्स जो होते हैं उसमें कुछ चेंजेस करना है तो बाद में पब्लिश करेंगे. और अब देख लेते हैं इसमें जो स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस होता है उसमें क्या है. जिसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड B1 आएगा उसको क्या क्या करना है, C1 और C2. आप अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग B1, C1, C2 के आधार पर देख सकते हैं. जिसमें जनरल फिटनेस होता है फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, B1 में है, C1 में भी है वही है और C2 में भी वही है. इसके बाद विजन, बॉडी के हिसाब से पूरे तरीके से फिट होना है.
विजन में होता है डिस्टेंस विजन 6/9, 6/12 विदाउट ग्लास, नियर विजन 0.6, 0.6 with or without glass, and required and must pass test color vision, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मिसोपिक विजन। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है उसके बाद जब मेडिकल होता है तो इसमें काफ़ी अच्छे से विजन के लिए देखा जाता है, दूर की दृष्टि, पास की दृष्टि, आपका चश्मा लगा हो या विदाउट चश्मा, आपको कैसे भी हो आपको दूर और निकट का दृष्टि सही होना चाहिए। नाइट विजन क्लियर होना चाहिए, आपको पूरे एकदम अंधेले रूम पे रखा जाएगा और एक सुई की नोक के बराबर एक कलर दिखाया जाता है जिसको आपको पहचानना रहता है। तो काफी प्रॉब्लम होती है जब हम ग्रीन और येलो को एक साथ पहचानते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो एक कलर विजन के लिए आपको अच्छे से टेस्ट भी होके जाना पड़ेगा और कलर जो कलर विजन होते हैं उसको आपको पास करना है। और ये C1 C2 में ये रिक्वायर्ड नहीं होते हैं कलर विजन के लिए, केवल आपका दूर और पास की दृष्टि ही होती है। ये जो B1 होती है इसके लिए ये थोड़ी सी हार्ड है, C1 C2 नॉर्मल है। नेक्स्ट, नेशनल जो सिटीजनशिप्स होते हैं या नेशनलिटी होते हैं, चाहे आप इंडिया के हो या नेपाल के हो या फिर भूटान से हो, इनमें से आप अगर ये सिटीजन हैं तो आप इनमें से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी डिटेल है फ्रेंड्स इसको आप देख लीजिएगा। एज लिमिट जो दिया हुआ है यहाँ, एज लिमिट जो है 18 से 33 ग्रुप में ये दिया हुआ है कि आपको 18 से 33 ग्रुप में कितना से कितना होना चाहिए, और अनरिजर्व अगर हैं तो अनरिजर्व का 92 तक जाएगा 18 से 33 पे, और ओबीसी का 1989 जाएगा, और ST SC का 1987 लास्ट एज जाएगा। अगर आपका 18 से 36 जो पोस्ट में दिया हुआ है ग्रुप है तो ओबीसी का 1989 जाएगा, और सॉरी अनरिजर्व का 1989 जाएगा, ओबीसी का 1986 जाएगा, और 1984 जाएगा SC ST पे। तो आप यहाँ एज जो ग्रुप आपका दिया हुआ है जिस पोस्ट पे उसके अकॉर्डिंग आप जनरल, ओबीसी और SC ST का देख सकते हैं कि आपके इसके अंडर पे डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ बताया गया है इस चार्ट पे, तो इसको देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इम्पोर्टेंस क्या है, कैंडिडेट्स मस्ट बी नॉट विद द डेट ऑफ बर्थ फील्ड इन देयर एप्लीकेशन शुड बी द सेम एज द रिकॉर्डिंग इन देयर मेट्रिकुलेशन पास एंड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट टू चेंज। अगर आपने मिस्टेक वाइज 10वीं से अलग अगर आपने फिलअप किया है तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, candidates should have request minimum education या technical professional qualification indicates for the post of annexure A में दिया हुआ है up from the recognized board या university as closing date for the online registration, those awaiting result for the final examination of the prescribed educational या technical provisional qualification should not be apply। तो जो final results के लिए वेट कर रहे हैं लास्ट डेट 16/9/2024 तक, अगर उनका रिजल्ट नहीं आया है तो वह इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन जो फीस होता है वह सभी के लिए 500 है, और जो SC ST सर्विसमैन, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकल जो वीकर्स होते हैं उन लोगों के लिए 250 रुपये है। अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपका पूरा 250 रुपया रिफंड हो जाएगा, और वहीं जो आप जनरल्स के हैं तो आपका 400 रिफंड हो जाएगा। तो अगर आप CBT एग्जाम देते हैं तब, अगर CBT एग्जाम नहीं देंगे तो आपका ये जो होता है पैसा वापस नहीं होता है। और आपको एक चीज इससे इसके रिकॉर्डिंग बता दूं फ्रेंड, जैसे ही अगर आप फॉर्म फिलिंग करते हैं तो फॉर्म फिलिंग करने के साथ साथ जो आप पेमेंट्स करेंगे वो अपने खुद के अकाउंट से पेमेंट्स करें। अगर खुद के अकाउंट से अगर आप पेमेंट्स करते हैं तो वो पेमेंट्स आपके अकाउंट में ही डिडक्ट हो जाएगा, अदरवाइज बाद में आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं।
जिस समय अगर आप एग्जाम्स के बाद जब रिफंड होते रहेगा उस समय आपके प्रॉब्लम आ सकते हैं। कई सारे जो आप ऑनलाइन कैफे से जाके कर लेते हैं, वहां से अगर आप पेमेंट्स करते हैं तो हो सकता है बाद में आपको अपना डिटेल फिलअप करना पड़े, या आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं। इससे अच्छा है कि आप अपना खुद का अकाउंट यूज कर लें। मोड ऑफ पेमेंट्स तो ऑनलाइन है। मोड ऑफ पेमेंट्स के लिए ईडब्ल्यू और ईबीसी इन सभी के लिए है, बताया गया है। और रिजर्वेशंस के बारे में है तो रिजर्वेशंस को देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लगभग लगभग हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ को देख चुके हैं फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें अब जो एनओसी फ्रॉम रेजिडेंट, जो एम्प्लॉय है उसको एनओसी भी चाहिए। एनओसी फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो वेरिफिकेशन है उसके समय अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, सर्विसिंग इंक्लूड द अंडरगोइंग induction training या probation in case any central or state government department including railway or public sector undertaking may apply directly to RRB during the information their employer shortlist candidates should produce an NOC from the employer on the date of DB। अगर आप नहीं देते हैं तो आपका कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चंस पेपर जो होंगे वो 90 मिनट्स का होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 120 मिनट फॉर द पीडब्ल्यूडी के लिए मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो सब्जेक्ट वाइज होगा वह 70 नंबर का आएगा। जो प्रोफेशनल है आपके डिप्लोमा डिग्री के हिसाब से आएगा। इसके अलावा 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस, जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 10 नंबर आएगा, और जनरल साइंस का 10 नंबर का आएगा। इस तरीके से पूरे 100 नंबर का आने वाला है। और कैलकुलेशन ऑफ द नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन का कैलकुलेशन इसके हिसाब से होता है फ्रेंड्स। इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी लंबा इसको समझाना पड़ेगा। अप्लाई करना है तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, CN के थ्रू जाना है। आप CN04 पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मैंडेटरी स्कैन डॉक्यूमेंट्स टू बी केप्ट रेडी फॉर बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन। कैंडिडेट्स जेपीजी इमेज साइज होना चाहिए 70 से 30 के बी। स्कैन जेपीजी इमेज, कैंडिडेट सिग्नेचर, रनिंग हैंड राइटिंग 30 to 70 के बीच। SC/ST सर्टिफिकेट, PWD, अगर आपको स्क्राइब चाहिए PWD को तो उन लोगों के लिए। एंड कैंडिडेट कैन यूज सर्विस ऑफ द कॉमन सर्विस सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आरआरबी दिया हुआ है, आप आरआरबी के किसी भी वेबसाइट से जाके लॉगिन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, काफी सारे लोग मेरे से क्वेश्चंस करते हैं कि सर क्वेश्चंस पेपर जो होते हैं वो किस लैंग्वेज पे आता है। तो आप यहाँ सबसे पहले इसको आप देख सकते हैं। देखिए, जो मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन होता है, क्वेश्चन ऑफ द सीबीटी विल बी अवेलेबल इन द इंग्लिश, इंग्लिश में है, हिंदी है, एंड 13 रीजनल इंडियन लैंग्वेज ऑप्शन, आसामीज, बंगालीज, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिशा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। According, candidates must choose their medium of the examination from any one amongst those listed on the online application from CBT. Examination will be displayed in the language opted in the English। तो आपको ऑनलाइन जब अप्लाई करते रहेंगे उस समय आपको चूज करना है इंग्लिश के साथ आपको कौन सा लैंग्वेज चाहिए। तो ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स। आप लोगों को, काफी सारे लोगों का ये कमेंट्स रहता था, तो मैं उन लोगों को कमेंट्स का आंसर भी बहुत सारे लोगों को दिया हूँ। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट है
मॉडिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन, तो मॉडिफिकेशंस के लिए आपको 250 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे। इसके लिए 2 दिन जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा वही आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। 17 से 26 तक मॉडिफिकेशन आप कर सकेंगे। इनवैलिड जो एप्लीकेशन है और रिजेक्शन, वन एप्लीकेशन विल बी द लेवल ऑफ रिजेक्शन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स अमंग दियर्स, मल्टीपल एप्लीकेशन को, इनवैलिड फोटो, invalid signature, candidate's name figuring in the derailed list of RRB, RRC and any other irregularity, इन सभी का रिजेक्ट होगा। रिजेक्टेड एप्लीकेशन, डिटेल रिजेक्टेड एप्लीकेशन कैन बी व्यू ऑन द वेबसाइट RRB कंसर्ट द लॉगिंग इन द, लॉगिंग करने से वह और SMS से भी आपको अलर्ट मिल जाएगा। और वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, इसके बारे में हम लोग बाद में देख लेंगे। अब चलते हैं हम सबसे पहले, इसमें कुछ शॉर्ट कोड दिया हुआ है, इसको भी हम नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत ही वीडियो लेंदी हो जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं एनेक्जर फर्स्ट जो आया है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो काफी सारे लोगों ने बोला था कि हम लोग GNM किए हुए हैं तो उन लोगों के लिए पोस्ट आया है कि नहीं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे नर्सिंग जो सुपरिटेंडेंट्स हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स जो पोस्ट आया हुआ है उसमें आप यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पास 3 इयर्स कोर्स इन GN जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ फॉर एनी स्कूल ऑफ नर्सिंग। तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा फ्रेंड्स कि जो GNM वाले लोग हैं वह इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो BSc वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ लोग मेरे को बोले थे पोस्ट बेसिक वाले, तो पोस्ट बेसिक वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि GNM के बाद ही पोस्ट बेसिक वो कर सकते हैं। सेकंड है कार्डियक टेक्नीशियन, जिसमें हायर सेकेंडरी होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ और डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी लैब इन्वेस्टिगेशन कंसिस्टिंग ऑफ ECG, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मास्टर डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। ECG टेक्नीशियंस के लिए 10+2 ग्रेजुएशन इन साइंस हैविंग सर्टिफिकेट या डिप्लोमा डिग्री इन ECG लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन या कार्डियोलॉजी टेक्निक्स ऑफ द रेपुटेड इंस्टीट्यूशन। फील्ड वर्कर के लिए 12th चाहिए, जिसमें साइंस विद बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ होना चाहिए। फील्ड ऑफिसर का, फील्ड वर्कर का। हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर का होना चाहिए BSc स्टडी केमिस्ट्री एज मैन या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स in any branch of chemistry while undertaking the course plus a 1 year diploma of health या sanitary inspector या फिर 1 year national trade certificate in health sanitary inspector awarded by the National Council for Vocational Training, जिसको NCVT मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड थर्ड का जो है, सेकेंड का है 12th होना चाहिए। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DMLT होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन द मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज एज पर विद द डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट द फुलफिलमेंट। और परफ्यूजनिस्ट के लिए होना चाहिए BSc विद डिप्लोमा इन परफ्यूजनिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए चाहिए बैचलर डिग्री इन द फिजियोथेरेपी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। रेडियोग्राफर के लिए 10+2 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी या फिर एक्सरे टेक्नीशियन या फिर रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी 2 years कोर्स एंड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट साइंस ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी या फिर एक्सरे टेक्नीशियन या फिर रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी 2 years कोर्स शैल बी प्रीफर्ड। फार्मासिस्ट के लिए चाहिए 10+2 साइंस से होना चाहिए इक्वल विद डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड द रजिस्टर्ड फॉर द फार्मासिस्ट अंडर द फार्मासिस्ट एक्ट 1948 या फिर बैचलर डिग्री ऑफ फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्वलेंट एंड रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी 1948। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए BSc प्लस डिप्लोमा इन हीमोडायलिसिस।
या 2 years सेटिस्फैक्ट्री इन हाउस ट्रेनिंग। ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए बीएससी इन ऑप्टोमेट्री या फिर डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, तो ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियंस के लिए या ऑप्टोमेट्रिस्ट का आ जाएगा। लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट्स का है बीएससी विद बायोकेमिस्ट्री या फिर माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंस, या बीएससी विद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज मैन आर ऑप्शनल, या फिर सब डायरी सब्जेक्ट्स आर इक्विवेलेंट प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या डिविनिटी या इक्वलिटी, या फिर बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए डिग्री इन साइंस बायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इक्विवेलेंट। डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए डिग्री ऑफ साइंस बायोलॉजी, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स 2 years डेंटल हाइजीन के लिए। डाइटिशियन के लिए होना चाहिए बीएससी साइंस ग्रेजुएट विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द डाइटिस 1 year कोर्स, या फिर आप बीएससी होम प्लस एमएससी होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन होना चाहिए। कैथ लेबोरेटरी के लिए बीएससी एंड डिप्लोमा फ्रॉम द रेप्यूटेड कार्डियक लैब, कार्डियक प्रोफेशनल एंड कैथ लैब वर्क होना चाहिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए 12 प्लस साइंस डिप्लोमा या डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए BASLLP। स्पीच थेरेपिस्ट के लिए बीएससी एंड डिप्लोमा होना चाहिए। ऑडियो एंड स्पीच थेरेपिस्ट के लिए 2 years का डिप्लोमा भी इसमें मांगा गया है स्पीच थेरेपिस्ट में। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से आरआरबी में कौन कौन से पोस्ट आए हुए हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आप जिस आरआरबी से चूज करना चाहते हैं आप उस आरआरबी में इसको चूज कर सकते हैं। तो हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे। अहमदाबाद में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 51 है, जो कैटेगरीज वाइज और पोस्ट वाइज यहाँ अलग अलग डिवाइड किया गया है। आप इसको एक एक करके देख लेंगे। प्रयागराज में टोटल नंबर ऑफ 41 आया हुआ है, वहीं अजमेर में 34 आया हुआ है, बेंगलोर में 82 आया हुआ है पोस्ट के हिसाब से, 41 भोपाल पे आया है, भुवनेश्वर पे ओनली 8 आया है, 48 आया है बिलासपुर पे, 48 आया है चंडीगढ़ पे, 143 आया हुआ है चेन्नई पे, गोरखपुर पे 83 आया हुआ है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, 95 आया है गुवाहाटी पे, श्रीनगर पे जम्मू श्रीनगर पर 19 पोस्ट आया हुआ है, वहीं 229 जो पोस्ट है कोलकाता पे आया हुआ है, मालदा पे 32 आया है, मुंबई पे भी 236 काफी पोस्ट आए हुए हैं मुंबई पे। तो फ्रेंड्स मुंबई पे काफी पोस्ट आए हुए हैं, इसलिए यहाँ जो मुंबई पे है काफी ज्यादा जो कट ऑफ जाने की चांसेस है, इस चीज को आप ध्यान पे रखेंगे। वहीं मुजफ्फरपुर में देखेंगे 16 पोस्ट आया हुआ है, पटना पे 35 आया हुआ है, रांची पे 30 आया हुआ है, सिकंदराबाद में 79 और सिलीगुड़ी पे 26। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ 1376 पोस्ट आया है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 686, एससी के लिए 202, एसटी के लिए 109 और 269 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 110, टोटल 1376 पोस्ट आया हुआ है। अब इसमें आप देखेंगे सिलेबस क्या क्या दिया हुआ है। तो ऑडियोलॉजिस्ट के लिए सिलेबस, तो इस सभी पोस्ट के हिसाब से यहाँ सिलेबस दिया हुआ है, तो एक एक करके देख लेते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट के लिए जो है स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट डिसऑर्डर, बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी रिलेटेड दिया हुआ है। कार्डियक टेक्नीशियन का जनरल एनाटॉमी फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी एंड बेसिक ऑफ द ऑल ऑर्गन सिस्टम। तो कार्डियक टेक्नीशियन जो होते हैं वह जो लैब सुपरिटेंडेंट है उनका इसमें पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सिमिलरिटी इसमें दिया हुआ है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में साइकोलॉजी से रिलेटेड है। डाइटिशियन में आप यहाँ देखेंगे डाइटिशियन वाले को जो सिमिलर मिलेगा, फूड माइक्रोबायोलॉजी जो हेल्थ एंड इंस्पेक्टर जो मलेरिया इंस्पेक्टर है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वह डाइटिशियन वाले लोग भी यूज कर सकते हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में एनाटॉमी फिजियोलॉजी न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री नर्सिंग फंडामेंटल जो नर्सिंग से रिलेटेड है वो सभी आने वाले हैं। डेंटल से डेंटल वाले
डायलिसिस जो टेक्नीशियन है वो एनाटॉमी जो होता है वो एनाटॉमी सभी के लिए कॉमन वीडियो आएंगे। आप इसको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, ये सभी नर्सेस के जो जितने सारे जो दिए हुए हैं नर्सिंग वाले वो सभी आ जाएंगे। हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर और डाइटिशियन के लगभग लगभग सेम हो जाते हैं, तो ये दोनों देख सकते हैं। लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट्स के भी साइटोलॉजी इसमें दिया हुआ है, जो आपके कार्डियक टेक्नीशियंस को दिया हुआ है। ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए भी बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, प्रिंसिपल, तो काफ़ी सारे जो क्वेश्चन जो सिलेबस है वो एक दूसरे से मिलता जुलता है। आप यहाँ से काफ़ी सारे लोग को देख सकते हैं। इससे रिलेटेड सभी के लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ फ्रेंड्स। जितने सारे पोस्ट हैं सभी के लिए मैं काफ़ी सारे वीडियो बना भी चुका हूँ और वीडियो लेके आने वाला हूँ। ये तो सब्जेक्ट वाइज था। इसके अलावा आप यहाँ कॉमन जो होता है वो ऑल पोस्ट के लिए देख सकते हैं। जनरल अर्थमेटिक्स में नंबर ऑफ सिम्टम्स, बोडा मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, ये सभी आने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में एनालॉजिकल, अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, जंपिंग, ये सभी आने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस में नॉलेज ऑफ द करंट अफेयर्स, इंडियन जियोग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल इश्यूज कंसर्न्स इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट, जनरल स्पेसिफिक, ये सभी आने वाले हैं। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस जो 10th स्टैंडर्ड से सीबीएसई सिलेबस के आधार पे आने वाले हैं। तो ये सारे जो है फ्रेंड्स हमारा इम्पोर्टेंट्स था। ये एक एक करके मैंने नोटिफिकेशन को आपको अच्छे से बता दिया। उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप अगर अपना सर्टिफिकेट्स जो है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के रेलवे के, इसी फॉर्मेट्स में आपको चाहिए, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने नज़दीक के जो SDO होते हैं, जो ब्लॉक में होते हैं, तहसीलदार से, अपर मजिस्ट्रेट्स, जैसे इसमें यहाँ दिया हुआ है कौन कौन बना सकते हैं, तो उनसे आप इसको कंप्लीट करा लेंगे। जो OBC NCL है, नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं, वो उनके लिए ये वाली सर्टिफिकेट्स हैं, वो अप्लाई कर लेंगे। और डिक्लेरेशन फॉर्म जो होते हैं इसको आपको पहले से फिलअप कर लेना है। डिक्लेरेशन फॉर द सबमिट बाय अदर बैकवर्ड्स क्लास के लिए है, इसको आप इसको प्रिंट करके सबमिट कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमिकल व्हीकल जो सेक्शन होते हैं उसके लिए दिया हुआ है। और EWS के लिए भी यहाँ दिया हुआ है। डिक्लेरेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म को भी देख लेंगे। और नेम एंड एड्रेस द मेडिकल अथॉरिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट इन केस एम्प्यूटेशन और कंप्लीट परमानेंट पैरालिसिस ऑफ लिम्ब, उनके लिए है। जो डिफॉर्मिटी है उनके लिए। तो ये सब आपको पहले से ही देख के तैयार कर लेना है और पहले एग्जाम्स की तैयारी करना है। इसके लिए मैं काफ़ी सारे वीडियोस बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव गुड डे, जय हिंद, जय भारत।